ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आज का वो है एसी सर्किट कंटेनिंग अ प्योर रेजिस्टेंस आर। ठीक है, अब इसको समझ लो पहले कि ये क्या कर रहे हैं हम। एक्चुअली जब आप एसी पास करते हो, है ना, किसी सर्किट एलिमेंट में से, सर्किट एलिमेंट यानी रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एक्सेट्रा, तो उनका बिहेवियर थोड़ा अलग हो जाता है जब आप डीसी पास करते हो। अगर यहाँ सेल लगाऊं तो जो बिहेवियर होगा या जो आउटपुट मिलेगा वो अलग मिलेगा, और अगर एसी लगा दिया तो आउटपुट अलग मिलेगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है और क्यों होता है ये हमने अब समझना है ना। तो ये एक आर है, रेजिस्टेंस है, और सबसे पहले हमने यही समझना है कि अगर इस रेजिस्टर में से एसी पास किया, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ये रेजिस्टर किस तरह से बिहेव करेगा, ये आउटपुट किस तरह से देगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने एल का भी समझना है कि अगर इस सर्किट में रेजिस्टर हटा करके एल लगा दिया इंडक्टर, तो एसी के साथ इसका क्या रिएक्शन होगा या ये किस तरह से अपना बिहेवियर दिखाएगा। उसके बाद हमने समझना है कि अगर आपने इंडक्टर के बदले सी लगा दिया, है ना, तो एसी इसके साथ कैसे अपना व्यवहार दिखाएगा। और फिर उसके बाद जब हम इनको अलग अलग से इंडिविजुअली पढ़ लेंगे तो फिर हमने एक करना है, सीरीज में इन तीनों को इकट्ठा लगाना है, LCR सीरीज सर्किट, और फिर हमने देखना है कि एसी इस सर्किट में किस तरह से रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये सर्किट समझने से पहले हमें इंडिविजुअली अकेले कि अगर L अकेला है तो वो क्या करेगा, C क्या है करेगा और R क्या करेगा, ये हमने समझना है। ठीक है, तो उसी का फर्स्ट स्टेप जो है वो हम अभी कर रहे हैं कि आपका LCR सर्किट जो है वो किस तरह से आपका रिएक्शन देगा। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आपका प्योर R सर्किट जो है वो किस तरह से AC को रिएक्शन देगा। ठीक है, अब यहाँ ये सिंपल है सर्किट आपका, एसी लगाया, ये ईएमएफ जो है वो ई कैपिटल पोटेंशियल डिफरेंस बुला लो, और एसी है इसीलिए आएगा ई नॉट जो इसकी पीक वैल्यू आएगी, और साइन ओमेगा टी, टाइम के साथ ये वैल्यू बदल रही है। आपको पता है ये एसी ऐसे ही दिखाते हैं ना, जीरो से मैक्सिमम जाता है, मैक्सिमम से वापस जीरो, फिर नीचे और नेगेटिव पीक पर जाता है और फिर वापस जीरो पर आता है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी इसी शेप में दिखाते हैं ऑल्टरनेटिंग दिखाने के लिए। ठीक है, यह आ गया आपका सिंपल सर्किट। अब स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि जो ईएमएफ है जो हम इनपुट में दे रहे हैं वो तो है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, अब इसके कारण करंट जाएगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट होता है, ईएमएफ भी लगाया हुआ है तो यहाँ पर करंट जाएगा। वो करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट की वैल्यू के लिए हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं कि करंट होता है V डिवाइडेड बाई आर। V को हम यहाँ E से दिखा रहे हैं इसीलिए E डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, और E के बदले सब्सटीट्यूट कर दो E नॉट साइन ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे कि ये टाइम के साथ बदलने वाली क्वांटिटी है, यानी करंट भी टाइम के साथ बदल रहा है। ठीक है, यानी ये कांस्टेंट करंट तो नहीं है, ऑब्वियसली ये चेंजिंग यानी ऑल्टरनेटिंग करंट है। दूसरी चीज इसमें देखने वाली ये है कि साइन टर्म, ये जो साइन वाला टर्म है, हमें पता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से ले करके और +1 तक होती है। ये हमें पता है कि साइन थीटा अपनी वैल्यूज -1 से स्टार्ट करके +1 तक के लेके जाता है। ठीक है, यानी अगर आप इसको +1 कर देते हो, 1 कर देते हो इसको, तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है। और जब ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा तो नेचुरली आई भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा, क्योंकि ई नॉट और आर तो कांस्टेंट है, आई बदल रहा है क्योंकि साइन ओमेगा टी बदल रहा है। ठीक है, और साइन ओमेगा टी बदल रहा है क्योंकि टी बदल रहा है। ठीक है, सो अगर मैं किसी एक एंगल पर साइन की वैल्यू को 1 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो इसका मतलब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और इसी तरह से आई की भी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। यानी हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम। ठीक है, और आई मैक्सिमम का मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,
और ये वैल्यू 1 होने के कारण यहाँ सिर्फ बचेगा E0 डिवाइडेड बाई R, यानी I मैक्सिमम जो है वो हो जाएगा इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई R, और इसको हम इक्वल टू बोलेंगे I0। समझ आया? ये साइकिल समझ में आया? I से I मैक्सिमम बना कब? जब साइन ओमेगा टी 1 हुआ। जब साइन ओमेगा टी 1 हुआ तो इसकी वैल्यू रह गई E0 बाई आर। E0 बाई आर यानी मैक्सिमम I, और E0 बाई आर को हम मैक्सिमम I ना बुला करके क्या बुलाएंगे? I0। ठीक है, तो अगर मैं E0 बाई आर के बदले यहाँ I0 लिख दूं तो इक्वेशन मेरा बन जाता है, देखो क्या इक्वेशन बन जाता है मेरा? इक्वेशन बन जाता है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, याद करो E हमने लिखा था E0 साइन ओमेगा टी, और इस E के बदले R के कारण हमको मिला I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, यानी ये EMF है R के थ्रू, और ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमको करंट मिल रहा है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, देखिए ध्यान से, जब ये साइन वाला एंगल दोनों का सेम होगा तो आप बोलते हो दैट E एंड I आर इन फेज। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ समझने वाली यही है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, साइन के आगे का जो एंगल है, यहाँ भी ओमेगा टी है, यहाँ भी ओमेगा टी है। जब ये दोनों एंगल सेम होंगे तो हम बोलेंगे कि E और I दोनों फेज में हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? R में जब प्योर रेजिस्टेंस का सर्किट है तो ये दोनों फेज में आते हैं। आप बोलेंगे मैडम फिर क्या आप समझा रहे हो? एक्चुअली ये समझने के बाद जब आप अगला टॉपिक L और C का करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इसका एंगल ओमेगा टी ही रहता है, लेकिन इसका एंगल बदल जाता है, ओमेगा टी नहीं रह करके कुछ और आ जाता है। आपको तब समझ में आएगा कि उसमें L और C में E और I फेज में नहीं होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल वो बाद में पढ़ने वाली बात है, पहले R का पढ़ते हैं। प्योर रेजिस्टर में E और I सेम फेज में आते हैं, यानी रेजिस्टेंस इनके बीच का फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, या रेजिस्टेंस दोनों को एक साथ चलने की इजाजत देता है। एक साथ चलने की इजाजत देता है का मतलब, अगर मैं E का ग्राफ ड्रॉ करूं और वो ऐसा ग्राफ है, तो I का ग्राफ भी इसी शेप का आएगा, सिर्फ पीक वैल्यू में फर्क आएगा। सो ये I का ग्राफ है, ये पीक वैल्यू I0 है, और ये E का ग्राफ है, इसकी पीक वैल्यू E0 है। ठीक है, सो ये E का ग्राफ है और ये I का ग्राफ है। समझ आ रही है आपको बात? तो यह ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों E और I दे आर इन द सेम फेज। इसको और अच्छे से समझने के लिए, जब ये 0 पर है E, तो I भी 0 पर है। जब E अपनी पीक पर है तो I भी पॉजिटिव पीक पर है। जब E वापस 0 आता है तो I भी वापस 0 आ गया। जब E नेगेटिव पीक की तरफ गया तो I भी नेगेटिव पीक की तरफ गया, और इसी तरह, यानी ये साथ साथ में चल रहे हैं, बिल्कुल साथ चल रहे हैं। सिर्फ ये है कि पीक वैल्यू में थोड़ा सा फर्क है। क्यों पीक वैल्यू में फर्क है? आप याद करो, इक्वेशन क्या थी हमारे पास? I0 इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई R। ये E0 को डिवाइड करने पर I0 मिलता है, इसलिए आमतौर पर जनरली I0 की वैल्यू E0 से थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, ये आ गया आपका सेम फेज, है ना। अब ये तो वेव के तरीके से बताया, ये वो वाला डायग्राम है। अब सिर्फ अगर फेज बताना है ना, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो आप देखो यहाँ पर दोबारा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये है आपका फेज डायग्राम। इसको फेजर डायग्राम भी बुलाते हैं क्योंकि यह फेज बता रहा है। ठीक है, अब एंगल बताना है हमने, है ना।
आई का भी एंगल कितना है ओमेगा टी और ई का भी एंगल ओमेगा टी है, तो ये एंगल ओमेगा टी पर ई भी बैठेगा और आई भी बैठेगा। ई नॉट आगे चल ज्यादा है इसीलिए ई आगे बताया, आई नॉट की वैल्यू उससे थोड़ी सी कम है इसीलिए आई को पीछे बताया। दोनों एक ही लाइन पर एक ही एंगल पर है इसीलिए आप बोलते हो कि ई एंड आई आर इन द सेम फेज। समझ आ गया? तो ये तो है आर के थ्रू, आर वाला सर्किट। अब नेक्स्ट टॉपिक में एल और सी जब आप करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जब ये पीक्स एक साथ नहीं आएंगी, ये भी एक साथ, ये साथ में नहीं चलेंगे, ये अलग अलग आएंगे। इसी तरह ये भी एक ही लाइन पर नहीं आएंगे, ई का एंगल अलग लाइन पर आएगा और आई का एंगल अलग लाइन पर आएगा। तो एल और सी में आपको ये समझ में आएगा।